हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज डेली न्यूज़ एनालिसिस बाय माई सेल्फ रूपक। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड असम ट्रिब्यून जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से डेली करंट अफेयर एनालिसिस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 21 सितंबर 2022 में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहे हैं इनके बारे में। आप जुड़ सकते हो हमारे साथ यहाँ पे जानने के लिए फॉर आवर डेली विश्लेषण एंड डेली एमसीक्यूज आप अवेल कर सकते हो। आप विजिट कर सकते हो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationis.org या फिर आप जुड़ सकते हो हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। लिंक मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड करता है फाउंडेशन कोर्स बोथ इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड फॉर यूपीएससी एंड आसाम स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस। आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ सकते हो ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर के लिए। यहाँ पे मोर ओवर आप जुड़ सकते हो, हमारा ऑप्शनल कोर्सेज चालू है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से, या फिर आप ऑप्शनल पेपर के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। आप जुड़ सकते हो हमारे साथ बाय कॉन्टैक्टिंग इन दिस गिवन नंबर। नाउ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज का, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इनके द्वारा रिलीज़ किया जाने वाला जो इनका फ्लैगशिप रिपोर्ट है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, इसका रिपोर्ट रिलीज़ होता है 2022 सितंबर को। अभी रिसेंटली ये रिलीज़ हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पर इनका जो कवर पेज है ये दिया हुआ है। आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इनका जो रिपोर्ट है डिटेल में। बट यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा हाईलाइट बताऊँगा जो आपकी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर मुझे बताएं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ नॉट करेक्ट। अब और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1996 ऑन द लाइन ऑफ वर्ल्ड बैंक। एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज रिपोर्ट जो है इट इज़ रिलीज्ड बाय एडीबी। इसका हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन मनीला फिलीपींस एंड एडीबीज 5 लार्जेस्ट जो स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, वो जापान है। ये जो क्रोनोलॉजी है कुछ इस तरह से है, जापान फॉलोड बाय यूएसए, देन चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। सो आपको सिलेक्ट करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो मैं चाहूँगा इसका आंसर आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। ना जो मेजर हाईलाइट्स रहे, सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया कि जो इंडिया का प्रोजेक्टेड जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा फॉर द ईयर 2022-23 ये रहेगा करीब 7.5% के आसपास। अब ये रिवाइज किया गया है 2021-22 में जो एस्टिमेटेड था 8.9% के आसपास, इसको रिवाइज किया गया है। मोरओवर इन्होंने कहा है कि जो आपका ग्रोथ है इट विल पिक अप फ्रॉम 7.5% से लेकर 23-24 फाइनेंशियल ईयर में ये करीब करीब 8% के आसपास रहेगा। सो ये एक मेजर नंबर है, फिगर है जो आप याद रख सकते हो एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मोर ओवर इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया का ये बेसिकली अफेक्टेड होगा या फिर हुआ है इनफैक्ट रशिया यूक्रेन का जो रिसेंट कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऑनगोइंग जो कन्फ्लिक्ट है, इसके चलते जीडीपी में काफ़ी इफेक्ट होने वाला है। जो मेजर फैक्टर्स बताए गए हैं, एक तो इनमें से है कि ऑयल क्राइसिस एंड ऑफ कोर्स जो ऑयल प्राइस है वो बढ़ने की वजह से, इनफैक्ट ये बता रहे हैं कि करीब $100 पर बैरल के आसपास पहुंचेगी ऑयल प्राइस। तो जैसे जैसे ऑयल प्राइस बढ़ेगा इससे जीडीपी पर हमारा काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। मोर ओवर कोविड पेंडेमिक जो है इसका अभी एक इम्पैक्ट देखा गया है, बट इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे जो रेट ऑफ वैक्सीनेशन ये बढ़ता जाएगा जो इसका इम्पैक्ट है ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे। मोर ओवर चाइना के बारे में इन्होंने बताया है कि चाइना इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% इन 22-23 एंड बाय 4.8% इन 23-24। सो ये कुछ मेजर हाईलाइट्स और कुछ इन्होंने डेडिकेटेड सेक्शंस बताए हैं रिगार्डिंग द ऑयल प्राइसेस। अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया है 2022 में एवरेज जो ऑयल प्राइस रहेगा पर बैरल $100 के आसपास ये रहेगा। एंड मोर ओवर इन्होंने कहा है कि जो राइज इन ऑयल प्राइस है इसके वजह से इन्फ्लेशन पे एक हैवी प्रेशर पड़ने वाला है। एंड इसके चलते बेसिकली जो आपके दूसरे सेक्टर्स है इकोनॉमी के इनमें काफ़ी प्रभाव पड़ते हुए हम देखेंगे। इन दिस रिपोर्ट एडीबी इन्होंने कहा है कि इट इज़ प्रिडिक्टेड एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 5.8% फॉर द ईयर 2022-23 एंड फॉर 23-24 जो है ये 5% के आसपास रहेगा। वेल इन्फ्लेशन ब्रैकेट जो है इंडिया के लिए कितना सजेस्टेड है ये आपको पता है। जो हमारा FRBA में एक्ट है इसके मुताबिक जो हमारा ब्रैकेट दिया गया है 4% ±2 के आसपास। तो आप कह सकते हो कि इन्फ्लेशन जो है
इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यस डेफिनेटली ऑयल प्राइस के चलते इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, बट देन ये मॉडरेट रेंज में रहने की संभावना है। अबाउट फूड प्राइसेस अगेन ये बताया, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो कमोडिटी प्राइस है, इनफैक्ट जो फूड प्राइस है, ये भी कुछ बढ़ने की संभावना है। अब ऑब्वियस सी बात है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो जो बाकी आर्टिकल्स हैं उनका भी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ये आपको बेसिक इकोनॉमी से पता होगा। रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब यहाँ पे इन्होंने एक डेडिकेटेड सेक्शन लिखा है एंड यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया, मैं आपके लिए पढ़ के बता देता हूँ। द एफिशिएंसी इन इंडियाज लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, generation of job in construction, crowd in private investment and sustainable growth will increase due to higher public capital spending। ये बता रहे हैं कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, अब आपको पता होगा इंडियन इकोनॉमी जो है बेसिकली पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड फंड मोबिलाइजेशन के ऊपर रियलाइज करती है। डिमांड बेस्ड जो इकोनॉमी हमारा, वो हमारा मेन लीडर है। तो इसके चलते रिगार्डिंग दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्क, देन क्राउड इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इन सब के चलते जो हायर पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग है ये बढ़ेगा एंड इसके वजह से जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये आगे जाते हुए हमको एक पुश मिलने वाला है। ADB has emphasized that India's economic activity this year will be dependent on public investment. Like I said, हमारा जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड फॉलोड बाय फंड मोबिलाइजेशन, दिस इज द बेंचमार्क जो हमारे इंडियन इकोनॉमी को डिफाइन करता है। अब इसके चलते जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बूस्ट होता है। द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट ऑफ द कंट्री विल इंप्रूव इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 22-23 एंड दिस विल क्रिएट रूम फॉर मोर इन्वेस्टमेंट। नाउ दिस इज बेसिक स्टेटमेंट जो ओवरऑल अगर मैं कहूँ इन अ नटशेल कि एक पॉजिटिव आउटलुक हमारा इन एज फार एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसर्न हम यहाँ पे देख सकते हैं। रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, जस्ट लाइक आई सेड कि ड्यू टू सर्ज इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो इन्फ्लेशन है ये बढ़ता हुआ दिखेगा। करीब 5.8% के आसपास ग्लोबल इन्फ्लेशन बताया जा रहा है। इंडियन सिनेरियो में अगर हम बात करें, इंडिया स्टेट गवर्नमेंट शुड प्रॉपरली मोबिलाइज रिसोर्सेज so that financial resource of the country can be improved for such critical is for which it is critical for sustainable growth। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देखिए इन्फ्लेशन आगे जाते हुए इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। अब ऐसे में कर क्या सकते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है बताया जा रहा है कि आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। रिगार्डिंग GST इन्होंने कहा है, ADB has highlighted that GST implementation has reduced the autonomy of the states to raise revenue from sales tax। well, आपको पता है सबज्यूम किया गया है नंबर ऑफ टैक्सेस को। अब इसके चलते यहाँ पे ये पर्टिकुलरली हाईलाइट करते हैं कि GDP के वजह से GST के वजह से जो आपके स्टेट्स है यहाँ पे सेल्स टैक्स में काफ़ी घटौती हुई है एंड इसके चलते स्टेट का जो ऑटोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन फ्रॉम द सेल्स टैक्स, इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। अलॉन्ग विद दिस द पैंडेमिक हैज कर्टेल्ड द रेवेन्यूज ऑफ स्टेट एंड इंक्रीज देयर बर्डन एंड इवेंचुअली आपने देखा होगा प्रीवियस बजट में भी ये कहा गया है कि जो हमारा बजट डेफिसिट्स है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 3% के आसपास था जो, एंड नाउ इट इज़ रीचिंग समवेयर अराउंड 7%। तो ये पहले भी जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में बात किया था, आपको वीडियो मिल जाएगा इकोनॉमिक सर्वे का, डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे भी हमने इसके बारे में बात किया था कि जो कोविड पैंडेमिक है एंड इसके चलते जो GST है, मोर ओवर GST की वजह से स्टेट जो है उनका जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनमें कुछ हद तक हमें गिरावट देखने को मिला एंड इवेंचुअली जो बजटरी डेफिसिट है उसमें कुछ हद तक हमने इंक्रीज देखा है। सो दीज आर द मेजर हाईलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जो मेजर पॉइंट है जैसे कि GDP ग्रोथ इंडिया का क्या है, इकोनॉमिक आउटलुक क्या है अब आने वाले टाइम में, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, फूड आर्टिकल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, व्हाट आर दी सजेशंस, वो आप कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज़ है ब्रू एग्रीमेंट के बारे में। वेल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब ब्रू क्या है देखिए, आप सबको पता होगा, इट इज़ वन ऑफ द मेजर जो पर्टिकुलरली वॉल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब काफ़ी पुराना स्टोरी रहा है इनका, एथनिक क्लैशेस होता है, उनको माइग्रेट करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट होती है क्लैशेस के चलते, एंड देन इवेंचुअली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो लोकल स्टेक होल्डर्स है अलॉन्ग विद स्टेट गवर्नमेंट ये मिलके आते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं इनका जो रिहैब है उसके लिए, एंड वहाँ से आपका जनरेट होता है ब्रू एग्रीमेंट। एंड रिसेंटली जो हमारे अमित शाह जी है इन्होंने
रिव्यू किया है ब्रू एग्रीमेंट को, सो उसी का एक हाईलाइट यहाँ पे मैं आपके लेकर आया हूँ। तो जानते हैं डिटेल में ये इशू बेसिकली क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्रीड टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर रीसेटलमेंट ऑफ ब्रू वाइल रिव्यूइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्रू एग्रीमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो अमित शाह रिव्यूज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्रू एग्रीमेंट विथ त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर। बेसिक जान लेते हैं सबसे पहले, तो आगे बढ़ने से पहले अब देखिए जो ब्रू कम्युनिटी, जो ब्रू ट्राइब है ना, ये आपको मिल जाएंगे पर्टिकुलरली यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा एंड पार्ट्स ऑफ आसाम में आपको मिल जाएंगे। अब हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे जो ब्रू क्राइसिस है ये आपका स्टार्ट होता है बैक इन समवेयर 1997 में। अब ये क्या है, ये एक इंडिजिनस कम्युनिटी, इंडिजिनस ट्राइब है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बिलोंग करती है एंड बेसिकली ये मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम में मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। एंड दे बिलोंग टू, दे आर रिकग्नाइज्ड एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब बेसिकली ये मिजोरम में रहते थे, है ना, लेकिन 97 में बिकॉज ऑफ एथनिक क्लैशेस वहाँ पे क्या हुआ कि जो लुंगलेई, कोलासिब एंड मामित डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ये रहते थे। अब वहाँ पे एथनिक क्लैश होता है, जो लोकल इनहेबिटेंट्स है वो कहते हैं कि नहीं ये जो ब्रू ट्राइब है ये हमारा इंडिजिनस पीपल नहीं है, तो इनको यहाँ पे रहने नहीं दे सकते हैं। सो इसके चलते एथनिक क्लैशेस होती हैं एंड इवेंचुअली करीब करीब 37,000 ब्रू कम्युनिटी जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं, उनको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है एंड इवेंचुअली इनको करीब 6 अलग अलग रिलीफ कैंप में त्रिपुरा में इनको एकोमोडेट किया जाता है। तब से लेकर अगर देखा जाए रिसेंट पीरियड तक करीब करीब 6 रिलीफ कैंप में ये लोग रह रहे हैं। 5,000 जो है वो इवेंचुअली मिजोरम में रिटर्न कर गए हैं, जो अलग अलग स्टेजेस में ये आते हैं मिजोरम में जाके इनहेबिट करते हैं, लेकिन फिर भी 32,000 के आसपास अभी भी वो नॉर्थ त्रिपुरा में यहाँ पर रिलीफ कैंप में ये जो रेफ्यूजी कैंप यहाँ पे आप देख रहे हो ये यहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं। अब रिसेंट जो डेवलपमेंट है यहाँ पे अगर हम देखें तो जो पिछले 25 सालों में लगभग जो डेवलपमेंट देखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिकल है डेडिकेटेड यहाँ पे आपके लिए, आप इसको पढ़ सकते हो कि करीब करीब आपका 3,600 के आसपास फैमिली जो है जो डिस्प्लेस हुए थे वो त्रिपुरा में जाते हैं, वहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्ट करके दिया जाता है एंड इवेंचुअली वहाँ पे इनका रिहेबिलिटेशन के लिए जो अरेंजमेंट है वो किया जाता है। लेकिन अब यहाँ से त्रिपुरा एंड मिजोरम को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक एग्रीमेंट को लेकर आते हैं, इनका जो रीसेटलमेंट है इसको मद्देनज़र रखते हुए एंड इवेंचुअली जनवरी 2020 में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है बाय यूनियन मिनिस्टर, जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके तरफ से एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ब्रू एग्रीमेंट। अब यहाँ पे इसके बाद अभी तक अगर देखा जाए तो अलग अलग स्केल में अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स जो है उनको वापस मिजोरम में बुलाया जाता है। लाइक मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया 5,000 जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको मिजोरम में वापस रिहेबिलिटेट किया जाता है एंड अभी भी जो रिलीफ कैंप है वहाँ पे उनके लिए करीब करीब 32,000 ब्रू कम्युनिटीज़ जो इंडिविजुअल्स है वो वहाँ पे रह रहे हैं एंड बेसिकली इस एग्रीमेंट के अंतर्गत इनको ये कहा गया कि आपको त्रिपुरा का जो वहाँ पे आपको वोटिंग राइट दिया जाएगा, आपके लिए घर बना के दिया जाएगा। सो बेसिकली अगर कहा जाए कि उनको वहाँ पे सेटलमेंट के लिए ये एग्रीमेंट को लाया जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू 2018 एग्रीमेंट आप यहाँ पे देख सकते जो मैंने अभी आपको बताया, द ब्रू ट्राइब would have settled in Mizoram, but according to the new agreement 2020 में they will now settle in Tripura। just like मैंने आपको जैसे कि कहा है कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि आपके लिए यहाँ पे घर बना के दिया जाएगा, आप यहाँ पे रह सकते हो, आपको वोटिंग राइट्स भी मिल जाएंगे यहाँ का। तो अकॉर्डिंगली जो स्टेक होल्डर्स है इनको लेते हुए 600 करोड़ का एक पैकेज डिक्लेयर किया जाता है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि द प्लॉट्स ऑफ 2,500 स्क्वायर फीट फॉर ईच ब्रू फैमिली इन एडिशन टू एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड किया जाएगा। त्रिपुरा का जो वोटर्स लिस्ट है वहाँ पे इनको इंक्लूड कर दिया जाएगा, फ्री राशन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर एंड ओवरऑल इनको रीसेटलमेंट के लिए इन त्रिपुरा इटसेल्फ रीसेटलमेंट के लिए इनको वहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ब्रू एग्रीमेंट। रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है वेल इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता होना चाहिए। जो ब्रू ट्राइब है इंडिजिनस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पर्टिकुलरली ये मिलते हैं मिजोरम में, त्रिपुरा में एंड असम में एंड ऑफकोर्स 97 का जो एथनिक क्लैश होता है उसके चलते उन्हें मिजोरम से उनको त्रिपुरा में सेटल कर दिया जाता है एंड द ब्रू एग्रीमेंट इज ऑल अबाउट देयर रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है हम बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ रेगुलेशंस बताए गए हैं। इनफैक्ट इन्होंने जो लॉ मिनिस्ट्री है
वहाँ पे इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिया हुआ है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल फंडिंग। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको जो फंड जाती है, देख सकते हो द हिंदू का यहाँ पे आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6 रेस्ट्रिक्शन ऑन कैश डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज इट राइट्स टू द गवर्नमेंट। जो लॉ मिनिस्ट्री इनको ये लिख कर भेजते हैं। आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए मैं चाहूँगा, ये आप इसका आंसर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। कंसिडर द फॉलोइंग एंड रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिया गया है। ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज्ड टू इशू एंड एनकैश दिस बॉन्ड। Electoral bonds are purchased anonymously by donors and are valid for 30 days from the date of issue. And these bonds are of denomination of ₹1000 से लेकर 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड इवन 1 करोड़ तक डिनोमिनेशन में आपको ये मिल सकते हैं। सो करेक्ट आंसर मैं चाहूँगा आप मुझे बताइए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो न्यूज़ है आप देख सकते हो। यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार जी, इन्होंने लिखा है एक लेटर यूनियन लॉ मिनिस्टर को एंड रिकमेंडिंग अ स्लू ऑफ अमेंडमेंट्स इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। बेसिकली इन्होंने कहा है कि आरपी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है। एंड बेसिकली अमेंडमेंट क्यों किया जाएगा, यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है। देखिए कि जो एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशंस होता है 2,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का, इनमें एक एक रिडक्शन चाहिए। अब करेंटली क्या है, देखिए करेंटली आप 20,000 रुपये तक का एनोनिमस डोनेशन कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टी को। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसको कम करते हैं, इसको 2,000 रुपये तक करते हैं। एंड मोर ओवर देयर शुड बी अ कैप कैश डोनेशन एट 20% और मैक्सिमम ऑफ ₹20 करोड़ टू क्लींस द इलेक्शन फंडिंग ऑफ ब्लैक मनी। अब इसको मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। देखिए देखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, आपको एक चीज़ पता होगा कि जब भी इलेक्शन होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाना होता है कि उनका जो फंडिंग हुआ है वो कितना हुआ है, कितने डिनोमिनेशंस में हुए हैं एंड टोटल अमाउंट कितना है। अब देखा गया है कि जो अमाउंट यहाँ पे बताए जाते हैं एंड जो एक्चुअली उनका ऑडिट अकाउंट में अमाउंट है उसमें काफ़ी टाइम मिसमैच देखा जाता है। कहने की बात यह है कि काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो ब्लैक मनी है ना, उसको पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए मार्केट में डाला जाता है। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज को फंड किया जाता है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कई बार ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि जहाँ पर जो टैक्स डिपार्टमेंट है, जो कमीशन है, इन्होंने भी देखा है कि सम पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनका डोनेशन अमाउंट रिपोर्ट किया गया है कि वो नील है, वो डोनेशन अमाउंट जो है वो खाली है। बट उनका जो ऑडिट अकाउंट है, ऑडिट स्टेटमेंट, इट शो दैट दे हैव रिसीव्ड ह्यूज अमाउंट प्रूविंग लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन इन कैश बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20,000। अब यहाँ पे देखिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दर्ज किया गया रिपोर्ट है। अब ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो अलग अलग रिपोर्ट्स है उनके द्वारा पता चला है कि जो ब्लैक मनीज है उनको डंप किया जाता है पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या प्रपोज किया इलेक्शन कमीशन ने, दे हैव प्रपोज्ड रिड्यूसिंग द एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशन टू 2,000 रुपीज फ्रॉम 20,000। करेंटली आप क्या कर सकते हो, 20,000 रुपये तक एनोनिमस डोनेशन कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसे कम करके 2,000 रुपये तक का मैक्सिमम कैप लगाना चाहिए। मोर ओवर जो कैप है वो 20% और मैक्सिमम ऑफ 20 करोड़ रुपीस का फंडिंग अलाउड करना चाहिए। एंड जो ओवरऑल इसका पर्पस होगा टू क्लींस द ब्लैक मनी फ्रॉम पॉलिटिकल फंडिंग। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है, ये गवर्नमेंट सोर्सेज से ही बताया गया है। द प्रपोजल्स आर एम्ड एट अशरिंग द रिफॉर्म्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन donations received by political parties and also the expenditure incurred by candidates trying their luck at the hustings। अब यहाँ पे बेसिकली जो पॉलिटिकल फंडिंग है, यू नो दैट इलेक्शन के दौरान हज़ारों करोड़ रुपए जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को आते हैं एंड वो इलेक्शन में यूटिलाइज करते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग वगैरह के लिए। अब यहाँ पे कई बार ब्लैक मनीज जो है इनको डंप किया जाता है, कई बार मैल प्रैक्टिसेस देखे जाते हैं पॉलिटिकल इलेक्शन कैंपेन के दौरान, कुछ फ्रॉड्स कभी कभी रिपोर्ट हो जाते हैं। अब इन सब के चलते जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है वहाँ पे काफ़ी बार ये कहा गया है कि जो पॉलिटिकल फंडिंग है ना, वो एक मेजर मुद्दा है जो हमें एड्रेस करना चाहिए अगर हम रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए रिफॉर्म्स एंड ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए इस स्टेप को लिया गया है। अब करंट रूल जैसे कि मैंने आपको बताया है, एज पर द रूल्स करंटली इन फोर्स द पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू डिस्क्लोज ऑल डोनेशंस अबव 20,000 थ्रू देयर कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट।
दैट इज सबमिटेड टू इलेक्शन कमीशन। मतलब 20,000 रुपये से कम अगर कोई भी एनोनिमस डोनेशन कर रहा है उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 20,000 रुपये से ज़्यादा हुआ तो उसे डोनेट करना, उसे रिपोर्ट करना ज़रूरी है। अब करेंटली जो हमारा प्रपोजल है, अगर इसको अप्रूव किया गया तो अभी क्या होगा, जो 20,000 रुपये तक का कैप रखा गया है ना, अब वो 2,000 रुपये होगा। मतलब 2,000 रुपये तक का जो एनोनिमस डोनेशन है वहाँ पे आप रिपोर्ट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2,000 रुपये से ज़्यादा अगर आपका फंडिंग हो रहा है तो वो आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप किसको रिपोर्ट करोगे? ऑफकोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इसका जो बैकग्राउंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं अगेन ये गवर्नमेंट सोर्सेज से मैंने लिया हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ के बता देता हूँ। द मूव कम्स in the backdrop of poll panel recently delisting 284 defaulting and non-compliant registered unrecognized political parties, declaring more than 253 of them inactive. So इसके चलते अब देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिसेंटली रेड किया है नंबर ऑफ सच एंटिटीज अक्रॉस द कंट्री ऑन चार्ज ऑफ टैक्स इवेजन आफ्टर इलेक्शन कमीशन शेयर्ड इट्स रिपोर्ट विद इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। देखा गया है कि नंबर ऑफ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है जो पोल पैनल में रिसेंटली इनको डिलिस्ट किया गया है। एंड यहाँ पे नंबर के साथ ये बता रहे हैं। टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब भी रेट डाला है तो देखा गया है कि अक्रॉस द कंट्री ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है जिन पे टैक्स इवेजन के ऐसे चार्जेस हैं एंड इवेंचुअली इन्होंने इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये रिपोर्ट किया जाता है एंड इवेंचुअली इनको डीलिस्ट कर दिया जाता है, इनको इनएक्टिव कर दिया जाता है। करीब 253 ऐसे पार्टीज को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। द कमीशन फाउंड दैट व्हाइल डोनेशंस रिपोर्टेड बाय सम पॉलिटिकल पार्टीज वर नील, देयर ऑडिट अकाउंट स्टेटमेंट शोड रिसिट ऑफ ह्यूज अमाउंट। अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ब्लैक मनी के बारे में बताया था, एंड मोस्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शंस आर बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ 20,000। 20,000 से कम थ्रेशोल्ड में ये ट्रांजेक्शन्स है तो ऑब्वियस सी बात है इनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट देन दिस इज़ अ ग्राउंड जहाँ पे ब्लैक मनी को डंप किया जा रहा है। तो इसी के चलते हमारा जो ये सजेशन, ये जो प्रपोजल है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ये आता है लॉ मिनिस्ट्री को। कुछ और ये रेकमेंड करते हैं, ये बताते हैं एज पर दी एज अ पार्ट ऑफ ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन एक्सपेंडिचर मेड बाय इंडिविजुअल कैंडिडेट, तो to remove fungibility in this expenditure, the election commission has sought to make digital transactions and account pay check transfer mandatory for all expense above 2,000 to a single entity or a person। 2,000 से ज़्यादा का अगर ट्रांजेक्शन है तो वो डिजिटल मोड या चेक के जरिए करना होगा in order to bring transparency। Moreover, election commission also want every candidate to open a separate bank account for election purposes। route all the expense and receipt through this account and furnish these details in their account of election expenditure। सिंपल सी बात है, इलेक्शन में जितने सारे आपके एक्सपेंडिचर होंगे उसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट, बैंक अकाउंट आपको मेंटेन करना होगा। अब इससे होगा क्या, देखिए फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये अमेंड किया जाता है, आरपी एक्ट को अमेंड किया जाता है एंड बेसिकली इट विल बी इन द रूल नंबर 89 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 is carried out, a candidate would have to maintain a separate account for receipt and payment related to election। The same has to be transparently disclosed to authorities as an account of election expenditure। तो ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग फंडिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। As of now, maintaining a separate account for poll expenditure is a part of instruction, but election commission want it to become a part of the conduct of election rule। सो करेंटली ये ऐसा नहीं कि ये नहीं है ऐसा, येस इट इज़ देयर बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बट इसको इलेक्शन कमीशन चाहती है कि इसको इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में ही इसको इंक्लूड कर दिया जाए टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी। मोर ओवर यहाँ पे रिगार्डिंग फॉरेन डोनेशंस के बारे में भी एक सेक्शन बताया है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑल्सो सॉट इलेक्टोरल रिफॉर्म सो दैट नो फॉरेन डोनेशन can penetrate into political parties as speculated under Representation of People Act 1951 and Foreign Contribution FCRA Act 2010। Currently, there lacks a mechanism segregating foreign donations at the initial stage, and current format of contribution report is not capable of gaining information। So basically यहाँ पे फॉरेन जो FCRA है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एंड RB एक्ट है, इसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एंड जो बेसिक आइडिया है टू सेपरेट, टू सेग्रीगेट दी फॉरेन डोनेशंस फ्रॉम डोमेस्टिक जो भी फंडिंग होगा उससे अलग करने के लिए, सो दैट टू हैव अ बेटर आइडिया कि पॉलिटिकल फंडिंग में फॉरेन डोनेशंस का क्या रोल रहा है। सो दिस इज अनदर डोमेन जो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा बात किया गया है। नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे। यहाँ पे हम समाप्त करते हैं आज का जो भी न्यूज़ है।
आगे ऐसे और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इंस्पिरेशन आईएएस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, हिट दैट लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।